सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एक दिन। तो अगर आपको इच्छा हुई हो देखने की तो इसका मतलब आपको लत लग चुकी है और ये लत अच्छी है। ठीक है, तो आज हम एक बार मैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रह जाएंगे वो करा दूंगा मैं, जो मैंने एक दिन नहीं डाल पाया वीडियो। तो उसी के रिगार्डिंग मैं 26 जून का न्यूज़पेपर उठा रहा हूँ और उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है, न्यूज़ आई हुई है यहाँ पर कि भाई जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट पे रहेगा। देखिए ऐसा होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसा होता है, कुछ न्यूज़ रिपीटेड होती है। तो मैं ऐसे क्लब करने की कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ कवर कराता चलूँ। तो पहले समझेंगे FATF है क्या। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन क्या होगा, यानी अगर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ घपलेबाजी होएगी, फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड अगर कोई घपलेबाजी होएगी तो उसके लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसको क्या कहेंगे, FATF। ये बनवाई किसने थी भाई? देखिए मैंने आपको एक बार G7 की वीडियो कराई थी, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। G7 की हिस्ट्री क्या थी। तो G7 1973 के करीब फॉर्म हुआ था जब ऑयल क्राइसिस चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक ग्रुप फॉर्म होता है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। तो इसी ग्रुप ने G7 ने 1989 में एक ग्रुप बनाया FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम उस टाइम पे क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में देखना। मनी लॉन्ड्रिंग यानी जिसमें पैसे का लेन देन हो, जहां पे पैसे का इलीगल इधर उधर लेना देना हो रहा हो या फिर करप्शन चल रही हो, तो उसके लिए जो FATF है वो किसने बनाया था, हमारा G7 कंट्रीज ने 1989 में। अब अगली बात मैंने यहां पर लिखा है, इट इज जस्ट लाइक सेम एज ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जो ED ने अनाउंसमेंट दी है कि वो पैसा बैंकों को ट्रांसफर करेंगे। तो ED क्या है, ED भी क्या है, वो इंडिया के अंदर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो इंडिया के अंदर जो पैसे का इलीगल लेन देन है या कोई फ्रॉड करके भाग गया है, पैसे से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड है तो कौन देखता है, ED देखता है इंडिया में। तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है FATF, जो ये देखती है कि क्या कहीं पर पैसे के लेन देन में फ्रॉड है। इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए 1989 में जब ये बनी तो इसका जो मेन मैंडेट था वो था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी पैसे के लेन देन में। लेकिन जब 2001 में क्या होता है, जो आपने सुना होगा 9/11 अटैक हुए थे USA में, यानी वहां पर प्लेन क्रैश हो गए थे वहां पर उनके ट्रेडिंग टावर में जाकर, ये आपने सुना ही होगा। और मैंने बता भी रखा है वो कि वो किसने कराया था, वो अलकायदा ने कराया था। ठीक है, जो ओसामा बिन लादेन था उसने। तो जब वो अटैक हुआ तो फिर जो FATF का मैंडेट था, यानी जो जिस फील्ड में FATF काम करेगी उसको बढ़ा दिया गया। यानी वो पैसे का अगर कोई फाइनेंसिंग हो रही है टेररिज्म के लिए, पैसे की फाइनेंसिंग हो रही है, तो अगर कहीं पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है किसी कंट्री के द्वारा तो वहां पर भी कौन देखेगा, FATF देखेगा। तो जैसे ही 2001 में वो 9/11 का अटैक हुआ था USA में, उसके बाद FATF के अंदर क्या ला दिया गया कि अगर कोई देश टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ FATF क्या लेगा, एक्शन लेगा। अब अगली बात समझिए, FATF ने दो लिस्ट जारी करता है FATF, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट थोड़ी नॉर्मल सी है, यानी थोड़ा कम कठोर, और ब्लैक लिस्ट बहुत ज़्यादा कठोर। इसको ऐसे समझे कि अगर किसी कंट्री ने कहीं पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर दी, ठीक है, और वहां पर टेररिस्ट पनाह ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज के समय में जो केस चल रहा है वो है कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, वहां पर काफ़ी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक LET, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, और कौन सी है, और ये हमारी जैसे मोहम्मद, ठीक है। ऐसे ही जो अलकायदा है उसके भी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या है, वजूद है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पाकिस्तान वहाँ पर टेररिस्ट को पनाह देता है। तो FATF ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया था कि भाई आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, आप इन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने दे रहे हो अपने यहाँ पर, तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो मैंने बताया था दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। तो पहले पाकिस्तान को किया गया है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होता है, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। और सैंक्शन से देखो पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को हर साल $10 मिलियन का नुकसान हो रहा है। 1 मिलियन में 10 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो देखिए लगभग लगभग 1000 करोड़, ठीक है, किसको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को, पर ईयर $1000 करोड़ का।
तो समझ गए इतनी बात, हमें ये चीज़ें याद नहीं करनी, बस मेरे को आपको बताना था कि ग्रे लिस्ट में अगर किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। तो इस समय पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। उसको 27 पॉइंट्स दिए गए थे कि अगर भाई तू ये 27 टास्क कर लेगा पाकिस्तान, तो हम तुझे ग्रे लिस्ट में से हटा देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें से 26 टास्क तो कर लिए, लेकिन जो 27वां टास्क था वो क्या था कि आप जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अलकायदा, तालिबान, इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को पकड़ लो, इनके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो FATF ने अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे ही रखा है। और FATF ने यह भी कहा है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो ब्लैक लिस्ट आप देख सकते हो ग्रे लिस्ट का ही एक बड़ा रूप है, यानी उसमें और कठोर एक्शन लिए जाएंगे किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। अब जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आती है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को हर साल। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, वो क्या करते हैं? किसी भी कंट्री को लोन देते हैं। भाई अगर किसी देश पे खुद का पैसा नहीं रहता तो वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से उधार लेता है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक होगी वो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, IMF देगा। IMF कब देगा लोन? जब किसी पे पैसा ही नहीं है, बिल्कुल चाहिएगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं रहा, हमें पैसा दे दो। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, 1990s में हमारे ऑयल क्राइसिस हुए थे, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम बाहर से तेल मंगा सके। तो उस समय पर इंडिया ने IMF से पैसा लिया था। तो IMF पैसा देता है जब कोई कंगाल हो जाए एक किस्म से पूरा। और वर्ल्ड बैंक कब पैसा देता है? जब कहीं पे डेवलपमेंट करवानी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो नहीं पता होता है सबको। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई ग्रे लिस्ट में आ जाता है FATF की, तो उस समय पर उस कंट्री को ना IMF लोन देता ना वर्ल्ड बैंक लोन देता। तो यही चीज़ थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तालिबान, ये सारी ना यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनको सारी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है। ये बात समझ के, तो आज का जो इस आर्टिकल से, इस न्यूज़ से मैंने उठाया वो उठाया FATF। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रिटेन किया गया है FATF में। तो ये सारा था इसका बैकग्राउंड। अब कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो हमें फॉलो अप करनी होती है। जैसे मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में न्यूज़ बता दिया, कितनी बार बता दिया मैंने आपको, पिछली वीडियोस में देख लेना कि जम्मू कश्मीर में सारे नेता मोदी से आके मिले हैं और ये कहा गया है कि वहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन मोदी पहले क्या कह रहे हैं कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, यानी पूरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ पर सीट्स कर देंगे जो लोकसभा जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वहाँ की जो विधान सभा होगी वहाँ के लिए सीट्स डिवाइड कर देंगे। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और फिर उसके बाद क्या कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद कभी क्या देंगे इसको? स्टेटहुड, यानी जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट बनाएंगे। लेकिन जो नेता थे गुपकर अलायंस के, वो क्या कह रहे हैं कि आप पहले स्टेटहुड दो हमें, पहले हमें स्टेट बनाओ, फिर वहाँ पे इलेक्शन कराओ। तो यही दोनों के बीच में थोड़ी तकरार है, लेकिन इस समय पर ये दोनों साथ में आके बातचीत कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो ये फॉलोअप न्यूज़ था। इसके ऊपर दो आर्टिकल है, उनका निचोड़ मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर दो आर्टिकल थे, वो इसी के रिगार्डिंग थे ऊपर। ठीक है, अब अगला जो आज मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक रहेगा मेरा, वो रहेगा ये बहुत बड़ा, इसको आप कह सकते हो एडिटोरियल के अपोजिट जो पेज होता है, आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैंने क्या चीज़ ढूंढ के निकाली है वो समझिए आप। बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के यहाँ पर, पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इंडिया का मैप है, और इस मैप में ये जो एरिया लगता है आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है हमारा? ये ओडिशा है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, और ये क्या है हमारा? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, ये आपको पता ही होगा। तो ये जो सारा इलाका है ये लगभग नक्सल डोमिनेटेड है, यानी जो आपने सुना होगा मोइस्ट कहते हैं जिनको। नक्सल क्या होता है? नक्सलवादी सुना होगा आपने। पहले मैं आपको बताता हूँ नक्सलवादी बनते क्यों हैं। देखिए ऐसा होता है, ये सारा जो इलाका है ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यानी यहाँ पर बहुत दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं। अब जब जंगल फैले होंगे तो वहाँ पर कौन रहते हैं? जैसे आदि मानव पुराने समय में होते थे, ऐसी आज के समय पर ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, यानी जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा आधुनिकीकरण क्या कर रहा है आजकल? क्या कर रहा है कि उन लोगों के एरिया में पहुंच रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, यानी वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, उनको उनके इलाके से निकालेंगे। जैसे कोई डैम प्रोजेक्ट आता है तो क्या कहते हैं, जब डैम बिल्ट होता है तो जो गांव वहाँ पर होते हैं उनको क्या कह देते हैं कि आप यहाँ से उठ के चले जाओ, गांव वालों को वहाँ से भेज देते हैं। तो ये चीज़ें होती है कहाँ पर?
इन इलाकों में जब लोगों के खिलाफ ऐसा होता है तो लोग सरकार के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, और वही कौन होते हैं? नक्सल। अब नक्सलवादी क्यों बने थे? नक्सलवादी इसलिए बने थे क्योंकि जो वहाँ पर जमींदार लोग थे, इस इलाके में जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े सेठ लोग थे, वो क्या करते थे, इन गांव के गरीब लोगों को, जो ट्राइबल पीपल थे, जो जनजातियों से बिलोंग करते थे, उन लोगों की ज़मीन को हड़पना शुरू कर देते थे। तो जब वो उनकी ज़मीनें हड़पी गई, उनके ऊपर बहुत सारे, जब ये जनजाति के लोग जब बड़े जमींदारों से लोन लेते थे और वो लोन नहीं चुका पाते थे, तो वो जमींदार इनके ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। तो इस अत्याचार के विरुद्ध में क्या होता है, एक एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, उसको ही कहते हैं नक्सल। तो यही होते हैं नक्सलवादी, और नक्सलवादी हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई, नक्सलवादी होते कौन है? इस इलाके में ही नक्सलवादी पाए जाते हैं। वैसे इस बॉर्डर पे, इंडिया की इस साइड की बॉर्डर पे नक्सलवादी पाए जाते हैं, यानी ईस्ट साइड ऑफ इंडिया नक्सलवादी पाए जाते हैं। मेनली जो पाए जाते हैं वो है ओडिशा और छत्तीसगढ़, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और आज का जो ये आर्टिकल था वो था आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश में क्या होता है, एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई है, उसको कहते हैं ग्रे हाउंड्स। अब मैं आप इसमें तो सिर्फ ग्रे हाउंड्स के बारे में, लेकिन आज मैं आपको सबको बताऊंगा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस क्या होती है। जो आपने सुना होगा आईटीबीपी, बीएसएफ, ठीक है, आपने सुना होगा एसएसबी और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सारी बातें हम करेंगे। पहले हम ग्रे हाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुछ स्पेशल, ये एक लोकल स्पेशल फोर्स है। अब स्पेशल फोर्स क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो फोर्स बनाई जाए वो स्पेशल फोर्स है। भाई, किसी स्पेशल कार्य के लिए जो चीज करी जाए वो स्पेशल फोर्स है, ठीक है। तो ये स्पेशल फोर्स है। ये लोकल स्पेशल फोर्स क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि जो इस स्पेशल फोर्स के अंदर लोग भर्ती होते हैं वो इसी इलाके से होते हैं, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ के इंडिजीनियस पीपल होते हैं। इंडिजीनियस पीपल क्या होता है? जो वहाँ के मूल, जिनका मूल जो रहने की जगह हो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ऐसा क्यों है कि वहीं के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है? देखिए, जो हमारे नक्सल होते हैं वो कैसे वॉरफेयर करते हैं, यानी कैसे लड़ाई करते हैं? वो छुप के लड़ाई करते हैं, यानी छुप गए, जाके बंदूकें चला दी। उनको पता है कहाँ पर पहाड़ियाँ है, किस पहाड़ी के वहाँ पे छुपना है, कहाँ पे झरना है, किस झरने से निकलना है, उनको सब पता है। तो इसी तरीके से एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो लोकल हो, जिसको खुद पता हो कि कहाँ पे पहाड़ियाँ है, कहाँ पर क्या है। तो इस फोर्स के अंदर क्या होता है, वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं, लोकल पीपल है, उनको भर्ती किया जाता है। और उनकी उम्र 35 साल से कम होती है, यानी जवान हट्टे कट्टे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये एक फोर्स बनाई गई थी, ग्रे हाउंड्स। ये बनाई कब गई थी? 1989। ईयर का हमें कुछ मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि लगभग लगभग 30 साल हो चुके हैं इस फोर्स को बने। और जब से ये बनी है वहां पर बहुत सारे ऑपरेशन किए इस फोर्स ने। किसने? ग्रे हाउंड्स। और इसने रिसेंटली अभी 16 जून को एक ऑपरेशन किया जिसमें नक्सलवादियों के टॉप 6 लीडर्स को मार गिराया है। वही इस आर्टिकल में सारी बात हो रही है। अब एक बात और बता देता हूं आपको मैं, जो नक्सलवादी है उनके खिलाफ कौन लड़ता है? मैंने अभी बताया कि ग्रे हाउंड्स लड़ते हैं। ये एक आंध्र प्रदेश पुलिस का एक स्पेशल हिस्सा है, ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन जो इंडिया के पूरे ऑल ओवर द इंडिया, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो इंडिया की, यानी आंतरिक सुरक्षा पे इंडिया की अगर कोई थ्रेट आए पूरे देश की बाउंड्री में, यानी इसके इस पूरे इंडिया के, पूरे भारत के, अगर यहाँ पर कहीं पर या यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई थ्रेट आए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको कहते हैं सीआरपीएफ। तो आप ये समझे, इस इलाके में मेनली कौन कौन लड़ता है नक्सलवादियों से? सीआरपीएफ। तो वही बताने की कोशिश किया मैंने, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब आप सोचोगे यार हमने कई सारी फोर्सेस सुनी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, ये होती क्या है, ये किसके अंडर काम करती है? वो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो बहुत कम मिलेगी, या कहीं से भी कंटेंट आपको कम मिलेगा। अब समझिए इसके बारे में। सबसे पहले एक टर्म बताता हूं मैं, सीएपीएफ। अब आप सोचोगे सीएपीएफ क्या चीज है? यह है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल यानी जो केंद्र सरकार के अंदर हो, आर्म्ड यानी जिस पे हथियार हो, पुलिस यानी जो पुलिस की यूनिट हो, फोर्स, पुलिस फोर्स। तो ये क्या हुआ? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जो सीएपीएफ है वो किसके अंडर काम करती है? होम मिनिस्ट्री के। अब देखिए, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम। क्या है होम? क्यों कहते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम? मिनिस्ट्री ऑफ होम का क्या काम होता है कि अगर देश के अंदर, होम क्या होता है? घर होता है ना। देश के अंदर अगर कहीं पे भी अराजकता है, कहीं पे भी कुछ नक्सल अटैक हुआ देश के अंदर, ठीक है, उसको जो हैंडल करेगा वो कौन करता है? होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री डिसीजन लेता है ना कि कहाँ पर पुलिस को भेजना है, सीआरपीएफ की कहाँ टुकड़ी भेजनी है, कहाँ पे सीआईएसएफ को लगाना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? होम मिनिस्ट्री। तो उसकी उसकी जो फोर्सेज होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल
आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और ऐसी कितनी फोर्सेज है इंडिया में? ऐसी ऐसी 7 फोर्सेज है। अब वही 7 फोर्सेज देखो है कौन सी। पहले आपको मैं बताता हूं इन 7 फोर्सेज को मैंने कैसे डिवाइड किया। इनको मैंने डिवाइड किया है ग्रुप में, 4 और अलग से 3। अब समझिए 4 क्यों? 4 पुलिस फोर्सेस कौन सी है जो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं। पहली जो आप सबसे ज्यादा सुनते हो, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आप सोचोगे यार हमारे बॉर्डर पे आर्मी होती है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ये नहीं पता कईयों को तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आर्मी होती है वो सिर्फ तब जाती है जैसे कि किसी देश ने हमला कर दिया, तो जो लड़ने के लिए जाएगी वो कौन जाएगी? आर्मी जाएगी। लेकिन जो बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है वो कौन है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इसको ऐसे समझे, ये भारत का बॉर्डर है किससे? पाकिस्तान से। दिख गया है? तो जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जो फोर्स लगी हुई है उसको कहते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसी जो भारत के और बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर देखा हो आपने, तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो फोर्स लगी है उसको भी क्या कहते हैं? BSF। यानी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी अगर भारत पे कोई अटैक करेगा, कोई इंसर्जेंट आने की कोशिश करेगा, कोई आतंकवादी आने की कोशिश करेगा, तो उस समय पे जो सबसे पहले जो टकराएगा जिससे, वो होगी BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स समझिए कहाँ कहाँ है, एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे और एक कहाँ? बांग्लादेश के बॉर्डर पे। इतनी बात समझ गया? अब ये तो थी BSF, ये भी क्या है? एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। इतनी बात समझ गया? यानी ये आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। यानी अमित शाह अगर ऑर्डर देगा तो ये काम करेगी BSF, जैसा अमित शाह कहेगा वैसा ये काम करेगी BSF। अब अगली बात समझिए, ऐसे ही इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उस पर है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ITBP, इंडो तिब्बतियन क्यों कहते हैं? इंडिया से क्या? इंडो, तिब्बतियन यानी तिब्बत। अब देखिए तिब्बत का इलाका इस साइड पे है, यहाँ पर, यहाँ तिब्बत का पठार है। तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन चाइना ने इस पे अटैक करके इस पे कब्जा कर लिया, तो ये सारा इलाका तिब्बत का भी चाइना के अंडर है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर जो फोर्स इंडिया को सिक्योर कर रही है, देखिए इंडिया और चाइना का बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है? यहाँ पर एक तो ऊपर, एक यहाँ पर सिक्किम के यहाँ पर, और एक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। तो इन तीनों जगह पर जो फोर्स लगी हुई है उसको कहते हैं ITBP। वो भी किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो हमने दो देख ली, एक तो BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे, और दूसरी कौन सी? ITBP, जो कि कहाँ पर है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर। अब अगली बात, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, जो इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे है, वो कौन सी है? वो है SSB, सशस्त्र सीमा बल। ये भी किसके अंडर काम करती है? ये भी होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भाई मेरे को स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे देखना। तो अगली बात मैंने क्या बताया आपको, जो बॉर्डर को सिक्योर कर दिया वो कौन सी होगी? ITBP चाइना के साथ, ठीक है, BSF किसके साथ? हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, और तीसरी कौन सी? SSB, सशस्त्र सीमा बल, वो कौन सी? नेपाल और भूटान के साथ। अब जो आखिरी है वो है असम राइफल्स। तो असम इधर पड़ता है इंडिया का, तो जो ये इंडिया का बॉर्डर म्यांमार के साथ जो गार्ड करते हैं वो है असम राइफल्स। अब असम राइफल के बारे में एक बात बताता हूं, असम राइफल है तो किसके कंट्रोल में? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? होम मिनिस्ट्री का। यानी अमित शाह इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कितने लोगों की भर्ती होनी है, ठीक है, उनकी पेंशन क्या रहेगी, ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। किसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ करनी है, वो तो किस पे होगा? अमित शाह पे। लेकिन जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है, यानी किस जगह पर अटैक करना है जाकर, ठीक है, किस तरीके से अटैक करना है, कितनी देर में अटैक करना है, तो जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एक यही आर्म पुलिस फोर्स है जिसका जो जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो किस पे है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे। बाकी ये सारी फोर्सेज है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम के। अब समझ गए, बॉर्डर को गार्ड करने वाली 4 फोर्सेज है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की जो चार पुलिस है वो कौन सी है? जो बॉर्डर को सिक्योर करती है हमारी, जो बता दिया मैंने, ये चाइना के लिए हो गई, ये पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए हो गई, ये हमारी म्यांमार के बॉर्डर के लिए होगी, और ये हमारी नेपाल और भूटान के बॉर्डर के लिए हो गई। अब ये तो हो गई 4 फोर्सेज जो बॉर्डर के लिए है, इनको बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज कहते हैं। और BSF ऐसी है जो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन सी है? BSF। अब अगली बात करते हैं, कुछ और फोर्सेस भी है, जैसे कि एक तो है CISF, फिर CRPF। देखो CISF क्या है? CISF ऐसे है जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्री होती है, जिसको जैसे आपने देखा होगा, कोल इंडिया लिमिटेड का प्लांट है कोई, यानी गवर्नमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम बेचने की कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वहाँ पर आपने देखो उन इंडस्ट्रीज़ के बाहर भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जो सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? CISF, यानी सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब सीआईएसएफ क्या है? सीआईएसएफ जैसे मेट्रो देखते हो, आप मेट्रो देखते हो दिल्ली में मेट्रो, तो वहाँ पर जो लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? सीआईएसएफ के जवान होते हैं ना। तो वो क्या होते हैं? वो किसी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अब ये मेट्रो भी एक किस्म से इंडस्ट्री होगी गवर्नमेंट की, तो इसको सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीआईएसएफ। तो आप समझ के, चार तो हमारी बॉर्डर के लिए थी, एक सीआईएसएफ किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है उनके लिए, ठीक है। अब अगली कौन है? एनएसजी कमांडोज, आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो क्यों बने थे? 1984 में क्या होता, पंजाब के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चला था और जिसमें इंदिरा गांधी को शूट आउट कर दिया गया था, किसके द्वारा? एक सिख के द्वारा। फिर कुछ सिखों ने जो हमारा तख्त है, अकाल तख्त कहते हैं जिसको अमृतसर में, वहां पर कब्जा कर लिया था। तो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चला था जिसको कहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, जिसमें उन जो खालिस्तानी सिख थे उनको मार गिराया था। तो इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत ने सोचा था कि हमें एक काउंटर टेररिज्म के लिए एक फोर्स चाहिए अलग से, और वो कौन सी होगी? एनएसजी। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक फोर्स बनाई गई आफ्टर द ब्लू स्टार ऑपरेशन। तो इंदिरा गांधी जब चली गई इस दुनिया से, तो उसके बाद एक फोर्स बनी एनएसजी। और ये एनएसजी क्या होते हैं? स्पेशल कमांडोज होते हैं जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए। इनका काम क्या होता है? जैसे कि एकदम से कहीं पे जाना, ऑपरेशन करना, और वहां से उतनी रफ्तार से वापस आना। जैसे आपने देखा होगा 2008 में हमारे मुंबई अटैक हुए थे, तो आपने देखा होगा आतंकवादी जब आए थे, तो वहां पर कौन गया था? एनएसजी के कमांडोज गए थे, वहां पर उतरे थे, ऑपरेशन किया और वापस एकदम, ठीक है। तो इनका काम होता है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो हमने देख लिया कितनी, 6 फोर्सेस देख लिया हमने, 4 बॉर्डर के लिए, एक सीआईएसएफ इंडस्ट्री के लिए, और छठी कौन सी? जो हमारी एनएसजी कमांडोज है, ब्लू स्टार के बाद बनी थी। जो लास्ट हमारी फोर्स है वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ वही है जो मैंने बताया था नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ती है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कहीं पर दंगे हो गए और क्राउड को संभालना है, तो ऐसा होता है होम मिनिस्ट्री, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम उस जगह पर कंट्रोल रखें, तो वो क्या कर सकती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को भेज सकती है, सीआरपीएफ को, और वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, मैं अपना एक वैसे ही पर्सनल एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए वहां पर, और तो इलेक्शनों के वहां पर भी कौन लगी होती है? सीआरपीएफ होती है। सीआरपीएफ क्यों होती है? वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। अब देखो, सीआरपीएफ किसके कंट्रोल में है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो सीआरपीएफ वो करेगी जो अमित शाह कहेगा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट गुस्सा थी कि जो सीआरपीएफ है वहां पे इलेक्शन के अंदर गलत तरीके से काम करा रही है, ठीक है। एक बात ये समझ गए आप? ऐसे ही समझिए आप, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर दंगे हो गए वेस्ट बंगाल में, एक तो होती है स्टेट की पुलिस, जो आम पुलिस होती है वो स्टेट के अंदर होती है, यानी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के अंडर होगी जो वहाँ की पुलिस है। लेकिन जो सीआरपीएफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगी। तो अगर मोदी चाहता है कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर उसकी चले, तो वो क्या कहेगा? सीआरपीएफ को कह देगा कि एक्शन लो आगे जाके। तो सीआरपीएफ एक ऐसा समझ लो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक हथियार है, किसी भी स्टेट के खिलाफ यूज कर सकते हैं वो। और बाकी मेन काम क्या होता है सीआरपीएफ का? इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, यानी आंतरिक सुरक्षा को देखना। तो अगर आंतरिक सुरक्षा कहीं पर खतरे में है, जैसे कि नक्सलवादी इलाकों में, तो वहां पे कौन काम करता है? सीआरपीएफ। लेकिन इस आर्टिकल में क्या था कि ग्रे हाउंड्स, जो कि आंध्र प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा है, वो कहां पर काम कर रहे थे? आंध्र प्रदेश इलाके में। तो ये सारी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेलीग्राम पे मैं इसके जो हमारा लेक्चर है इसके नोट्स डाल दूंगा, तो आप देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो नहीं पता लगते, पूरी लाइफ चली जाती है। तो हमने देखा 7 फोर्सेज है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, 4 बॉर्डर के लिए, 5वीं इंडस्ट्री के लिए सीआईएसएफ, फिर 6ठी कमांडोज एनएसजी, और 7वीं कौन सी? हमारी सीआरपीएफ, जो कि नक्सलवादी इलाकों में। सो होप यू लाइक इट, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।